सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में दो टॉपिक में डिस्कस कर रहा हूं। पहला है ग्रैंड रेनेसा डैम। देखेंगे आखिर यह बांध क्यों दो देशों के बीच युद्ध का भी कारण बन सकता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो साथ ही साथ देखेंगे कि यह जो जल से संबंधित विवाद है कैसे अब हिंसक रूप धारण करते जा रहे हैं। वहीं जो दूसरी खबर है उसमें हम बात करेंगे मैंगा एक्स ट्रॉपिकल साइक्लोन। देखेंगे कि आखिर यह मैंगा एक्स ट्रॉपिकल साइक्लोन कहां पर आया हुआ है और साथ ही साथ यह साइक्लोन किस प्रकार के होते हैं, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं जो हमारी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं। आइए इन्हीं दोनों खबरों को हम एक एक करके विश्लेषित करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रैंड रेनेसास डैम के इस पर। नील नदी से संबंधित ये पूरा टॉपिक है, इसलिए थोड़ा सा इसको हम समझते हैं। नील नदी संसार की सबसे लंबी नदी मानी जाती है, जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर दिखती है। हालांकि अगर कुछ और भी सोर्स देखें तो कई जगह यह 6653 किलोमीटर भी लिखा हुआ दिखाई देगा, लेकिन फिर भी ज़्यादा जो मान्यता है वह लंबाई यही है और इस तरह से यह दुनिया की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। यह नदी अनेक नदियों का मिश्रित स्वरूप है। जैसे हम जब कहते हैं गंगा नदी, तो गंगा नदी सिर्फ एक नदी नहीं है, उसमें जो अगर आप पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर देखें और बंगाल की खाड़ी तक देखें तो कई नदियों ने उसमें अपना जल मिलाया हुआ है। तो यह नदी अनेक नदियों का मिश्रित स्वरूप है, जिसमें व्हाइट नील और ब्लू नील प्रमुख हैं। अब देखिए मैं आपको एक इमेज दिखाता हूं, इसको आप देखिए। ये देखिए आपको सबसे उत्तर में आपको मेडिटेरियन सी लिखा दिखाई दे रहा होगा, अर्थात भूमध्य सागर। और ये जो भूमध्य सागर लिखा दिखाई दे रहा है, इसी से होकर देखिए यह नदी मिलती है। और ये जो नदी है यह दो नदियों का मिश्रित स्वरूप है। आप देख पा रहे होंगे एक नदी है ब्लू नील और दूसरी है व्हाइट नील। तो कुल मिलाकर दो नदियों का जो यह जल मिलकर उत्तरी की ओर प्रवाहित होते हुए भूमध्य सागर में गिर रहा है, इसी को हम नील नदी के नाम से जानते हैं। बहुत सी नदियां मिलती हैं, लेकिन प्रमुख रूप से हमारे लिए कौन सी नदियां यहाँ पर, व्हाइट नील और ब्लू नील। इसको श्वेत नील और जो है कि नीली नील के नाम से हिंदी में जाना जाता है। ये देखिए व्हाइट नील की जो उत्पत्ति होती है वह होती है विक्टोरिया झील से, और ये जो झील है अफ्रीका का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील माना जाता है और विश्व में मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील मानी जाती है। पहली जो झील है आपको पता है वह सुपीरियर झील मानी जाती है, और इस तरह से यह जो विक्टोरिया झील है जो कि अफ्रीका में स्थित है, यह मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है सुपीरियर के बाद। आप विक्टोरिया झील की लोकेशन भी आप देख लीजिए, यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण। देखिए विक्टोरिया झील से ही आपको एक नदी निकलती हुई दिखाई दे रही है और यह है क्या है आपका व्हाइट नील। जो व्हाइट नील है ये किससे निकल रही है, विक्टोरिया झील से। वहीं जो ब्लू नील है वह देखिए यह निकल रही है लेक टाना से। मैं दोनों की उत्पत्ति स्थल दिखा देता हूँ। ये रहा आपका लेक टाना का स्थान आपको दिखाई दे दिया, और दूसरी नदी जो है लेक विक्टोरिया, यह रहा आपका लेक विक्टोरिया झील। तो कुल मिलाकर यह जो विक्टोरिया झील, हमें यह पता चला कि विक्टोरिया झील से ही ये नदी निकलती है जिसका नाम है व्हाइट नील। और यह जो झील है इसकी लोकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यह देखिए कीनिया, तंजानिया और युगांडा से घिरी हुई है। फिर से आप देख लीजिए, आप देखिए सबसे दक्षिण में देखिए आपको तंजानिया दिखाई देगा, उसके बाद जो है कि थोड़ा सा पूरब में देखिए केनिया दिखाई देगा, और उसके बाद नॉर्थ में देखिए तो आपको युगांडा लिखा दिखाई देगा। तो यह जो झील है ये क्षेत्रफल के अनुसार तीसरी सबसे बड़ी झील मानी जाती है। सबसे बड़ी जो झील है अगर हम उसको फ्रेश और सैलाइन वाटर से अलग करके झील के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी लंबाई के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ी झील हमारी कैस्पियन सागर झील है, और चूंकि वो इतनी बड़ी है क्योंकि उसको झील ना कर हम सागर कहते हैं। उसके बाद सुपीरियर झील और उसके बाद जो है कि आपका विक्टोरिया झील आती है। तो कुल मिलाकर हमें दो तथ्य पता चले कि विक्टोरिया झील मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है, ओवरऑल यह तीसरी सबसे बड़ी झील मानी जाती है। इस झील से होकर विषुवत रेखा गुजरती है, और जिस स्थान से विषुवत रेखा गुजरता है इसका मतलब क्या है, वह गर्म क्षेत्र
क्षेत्र है वहाँ पर वर्षा पर्याप्त होती है। इसी कारण आपने देखा होगा जो विषुवत रेखा या के समीप या विषुवत रेखा पर स्थित जो देश होते हैं वहाँ पर्याप्त गर्मी और पर्याप्त वर्षा होती है। जहाँ पे गर्मी पर्याप्त होती है, वर्षा पर्याप्त होती है, वहाँ पर क्या होता है, प्लांट्स का विकास ज़्यादा होता है। और जहाँ पे प्लांट अर्थात पौधे ज़्यादा होंगे तो उस पर निर्भर जीव ज़्यादा होंगे। इसी कारण बोला जाता है कि इक्वेटर के पास वाले क्षेत्रों में जैव विविधता क्या होती है, सर्वाधिक पाई जाती है। ब्लू नील जैसा कि मैंने बताया इथोपिया उच्च भूमि पर स्थित लेक टाना से निकलती है। नील नदी एक सक्रिय पट्टी से प्रवाहित होती है और जिसके सहारे संसार या विश्व का सबसे बड़ा मरुद्यान विकसित हुआ। मरुद्यान दो शब्दों से मिलकर बना है, मरुस्थल और उद्यान। उद्यान मतलब बगीचा टाइप। फिर से आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए लेक विक्टोरिया, आप फिर से देख लीजिए। और यहाँ से निकलते हुए जो है कि व्हाइट नील आगे बढ़ रही है। और देखिए उसके बाद पूरब में लेक टाना लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से ब्लू नील निकलती है, दोनों आकर खार्तुम के पास जो है कि एक दूसरे से मिलती हैं। खार्तुम सूडान की राजधानी, यहाँ से मिलती हैं, फिर जो है कि नॉर्थ की ओर प्रवाहित होती है। अब जब नॉर्थ की ओर ये प्रवाहित हो रही है, ये देखिए तो आपको पता है कि यहाँ से जब ये प्रवाहित हो रही है तो यह आपका सहारा मरुस्थल का पूर्वी विस्तार है। और देखिए जब ब्लू नील और वाइट नील के मिलने के बाद नील नदी के नाम से ये प्रवाहित हो रही, तो जिस क्षेत्र से प्रवाहित होगी उस क्षेत्र के समीप क्या होगा, अधिक पानी होगा। पानी होगा तो पौधों का विकास हो पाएगा। अदरवाइज जो ये नदी है नील नदी, इसके पश्चिम में देखेंगे तो आपको सहारा मरुस्थल काफ़ी घना दिखाई देगा। घना का मतलब ये है कि वह बहुत दूर तक आपको दिखाई देगा। इससे एक चीज़ समझ में आता है कि यह जो नदी जिस क्षेत्र से प्रवाहित हो रही है वहाँ पर जैव विविधता के साथ साथ हरियाली भी दिखाई देती है। और वह किस वजह से दिखाई देती है, इस नदी में वर्ष भर जल उपस्थित रहने के कारण। और इसी के कारण यहाँ पर क्या हुआ, मरुद्यान विकसित हुआ है। नील नदी पर बाढ़ का भी कारण कई बार आता रहा है। इसी के कारण इस पर असवान बांध का निर्माण किया गया है। और यह जो बांध है न सिर्फ जल को एकत्रित करता है बल्कि यहाँ पर बाढ़ को कंट्रोल करता है। और इसके लिए जो है कि यहाँ पर असवान बांध बनाया गया है। और असवान बांध के पीछे का जो भाग है उसको नासिर झील के नाम से जानते हैं। फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। ये देखिए आपको यहाँ पर लेक नासिर दिखाई दे रहा है। तो ये जो लेक नासिर वाला जो भाग है ये क्या है कि यह जो आपका नील नदी है, इसी नील नदी पर यहीं पर असवान बांध बनाया गया है। जब कोई बांध बनाया जाता है तो उसके बांध का मतलब क्या है कि जिस डायरेक्शन से, मान लीजिए यह नील नदी है और नील नदी क्या हो रहा है, दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ रहा है। तो जब नील नदी को मान लीजिए हम कह रहे हैं यहाँ पे हमको ब्रेक करना, इसका मतलब क्या है कि यह जो नील नदी है इसके जल को यहाँ पर कहीं एकत्रित किया जाएगा। बांध बनाने का मतलब क्या है, जल को रोका जाएगा। तो यह जो बांध बनाकर हम यहाँ पर जल को रोक रहे हैं, इस जल से क्या हुआ, यहाँ पर कृत्रिम एक जलाशय बना और इसी का नाम है लेक नासिर। और यह किस पर बना है, असवान बांध पर बनाया गया। कुल मिलाकर नील नदी पर पहले से बांध हैं, लेकिन अभी कुछ नया हुआ है। अब देखिए क्या नया हुआ है वो भी मैं आपको बताता हूँ। नील नदी बेसिन का जो विस्तार है ये भी थोड़ा देख लीजिए, यह चूंकि यही विवाद का कारण है। नील नदी बेसिन, बेसिन का मतलब होता है वह क्षेत्र जहाँ से होकर मुख्य नदी या उसकी सहायक नदियों का जल मुख्य नदी में मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आसान शब्दों में समझाता हूँ, जैसे आप कहते हैं गंगा नदी बेसिन, तो गंगा नदी बेसिन से तात्पर्य उस क्षेत्र से है जिस क्षेत्र से होकर गंगा नदी या उसकी सहायक नदियों का जल प्रवाहित होता है। इस पूरे क्षेत्र को आप क्या बोलते हैं, गंगा बेसिन। इसी के कारण आप कहते हैं कि यमुना वाला जो क्षेत्र है वो भी क्या है, गंगा नदी बेसिन का ही भाग है। ठीक इसी तरह से नील नदी बेसिन का जो विस्तार है केन्या, युगांडा, तंजानिया, सूडान, दक्षिणी सूडान, इथियोपिया, मिस्र, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, रवांडा, बुरुंडी जैसे देशों में है। कुल मिलाकर यहाँ पे हमें लेकिन 3 देशों का जिक्र खासकर हम करेंगे। एक है सूडान, दूसरा है मिस्र और तीसरा है इथियोपिया। अब देखिए अफ्रीका में नील नदी का जो बेसिन है यह शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में विस्तृत है। मैंने बताया यहीं पर आपको सहारा मरुस्थल दिखाई देगा। तो जब ये शुष्क जो है कि अर्ध शुष्क क्षेत्र से कोई नदी प्रवाहित होती है और जल का मात्र एक स्रोत हो, तो अब क्या होगा, इस नदी के जल को कोई एक देश सिर्फ प्रयोग करना चाहे या इसके जल को रोकना चाहे तो इस पे ये जो डिपेंडेंट नदी बेसिन वाले जो देश हैं ये भी क्या करेंगे, आपत्ति प्रकट
करेंगे, जैसे मैं कहूँ कि क्या होता है, उत्तराखंड से जो गंगा नदी निकल रही है उस पे अब उत्तराखंड सरकार कहे कि हमने यहीं पर बांध बनाकर इसको रोक देंगे, इसको हम इसके जल को बंगाल के खाड़ी में नहीं जाने देंगे, तो क्या उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्य इस पर आपत्ति दर्ज नहीं करेंगे? करेंगे। ठीक इसी तरह से यह जो जिन देशों में इसका नदी बेसिन का विस्तार है, यहाँ पर इस नदी को जल को लेकर काफी विवाद रहता है और लगभग एक दशक से यह विवाद चल रहा है। अभी क्या हुआ है, इथियोपिया द्वारा ब्लू नील नदी पर अफ्रीका का सबसे बड़ा जो बांध है ग्रैंड रेनेसा डैम निर्मित किया जा रहा है। ध्यान दीजिए, इथियोपिया द्वारा किया जा रहा है और कहां पे किया जा रहा है? ब्लू नील नदी पर। फिर से मैं आपको एक लोकेशन इसके दिखा देता हूं, चीजें काफी आसान हो जाए। ये देखिए, खार्तूम से पहले ये जो ब्लू नील नदी है, यह देखिए, जब जहां पर ये इथियोपिया आपको लिखा दिखाई दे रहा है, इसी इथियोपिया वाले क्षेत्र पर क्या कर रहा है, ये बांध बनाने का प्रयास कर रहा है। और ये जो बांध बनाने का प्रयास किया जा रहा है, यह अफ्रीका का सबसे बड़ा डैम होगा और इसका जो नाम होगा वह होगा ग्रैंड रेनेसा डैम निर्मित किया जा रहा है। ये बांध है, इसको आप देख लीजिए, ये देखा आपका ब्लू नील नदी और जो है कि इस पर यह बांध बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये नदी का जल क्षेत्र और ये बहुत विशाल जो है कि बांध बनाया जा रहा है। अफ्रीका महाद्वीप सामान्यतः हाइड्रो प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा महाद्वीप माना जाता है, लेकिन यहाँ पर जल के संसाधनों का उपभोग नहीं हुआ है। लेकिन अब क्या किया है, इथियोपिया ने अपने देश के लिए इस बांध का विकास चालू किया। इथियोपिया द्वारा वर्ष 2011 से इस बांध का निर्माण किया जा रहा है और जब इसका निर्माण प्रारंभ किया गया था तभी मिस्र ने इस पर आपत्ति दर्ज की थी, क्योंकि नील नदी के लोगों का जीवन का ही है आधार। अब देखिए, फिर से एक लोकेशन को देखिए, बार बार लोकेशन में इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये रहा देखिए आपका इथियोपिया और उसके बाद जो है कि थोड़ा सा उत्तर की ओर जाइए, इस मैप में देखिए आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए, ये रहा इजिप्ट और ये रहा आपका इथियोपिया। यहां से अब बताइए, जब यहीं पर पानी को रोक दिया जाएगा तो क्या यह जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में पानी पहुंचेगा? ये नहीं पहुंचेगा। तो इन क्षेत्रों में जो पानी की मात्रा होती है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आप कहेंगे ये तो सिर्फ ब्लू नील पे बनाया जा रहा है ना, तो पानी की मात्रा कम क्यों होगी? देखिए, है क्या, जो नील नदी है उसका प्रवाह सिर्फ व्हाइट नील से नहीं है, ब्लू नील से भी है। और है क्या कि कई बार विक्टोरिया झील में पानी की मात्रा कम हो जाती है, ऐसे समय में ब्लू नील क्या करती है, उसमें पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करती रहती है। अब कहा जा रहा है कि इथियोपिया के द्वारा वह क्या करेगा, इसके पानी का उपयोग करेगा और पानी को उपयोग करने के लिए क्या करेगा, बांध बनाएगा और इस प्रकार के बांध बना रहा है। इसीलिए चूंकि आने वाला पानी जो मिस्र को मिल रहा है वह पानी रुक जाएगा, इसलिए मिस्र ने उसी समय इस पर आपत्ति दर्ज की। इथियोपिया का कहना यह है, चूंकि यह न सिर्फ हमारे जल संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा बल्कि हमारे देश को जल उपलब्धता सुनिश्चित करेगा और साथ ही साथ लगभग 6000 मेगावाट जल विद्युत अर्थात हाइड्रो एनर्जी का यहाँ पर प्रोडक्शन होगा। और इसकी वजह से जो इथियोपिया की हमारी 65% आबादी जो अभी विद्युत अभाव का या इलेक्ट्रिसिटी की क्राइसिस का सामना कर रहा है, वो सामना नहीं करना पड़ेगा, अर्थात सब तक बिजली पहुंच पाएगी। इसलिए हमारे लिए क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ कहा है इसने कि जब हम इस हाइड्रो प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे तो हमारे पास सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी होगा, बिजली होगा और उसका क्या कर सकते हैं, हम दूसरे देशों को बेचकर हम बड़ी मात्रा में राजस्व प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, अब इससे का मतलब क्या है कि जब यह बांध बन जाएगा तो इथियोपिया नील नदी के जल को क्या कर सकता है, नियंत्रित कर सकता है। और इसी के कारण मिस्र को क्या है, इस पर चिंता बना हुआ है। पिछले 4 वर्षों में मिस्र, इथियोपिया और सूडान की लोकेशन भी मैंने आपको दिखाया जहां पे दोनों नदियां मिल रही हैं, खार्तूम। तो देखिए, 4 वर्षों से मिस्र, इथियोपिया, सूडान के बीच त्रिपक्षीय वार्ता चल रही थी कि भाई कुछ ऐसा किया जाए जिससे किसी भी देश को दिक्कत ना हो। जैसे कि हम भारत और जो है कि पाकिस्तान के संदर्भ में देखते हैं, आए दिन चीन के संदर्भ में भी देखते हैं, तो ठीक इसी प्रकार की कंडीशन कुछ यहाँ पर है, थोड़ा सा स्वरूप हालांकि अलग है। और लेकिन वहीं अब देखिए क्या हो रहा है कि त्रिपक्षीय वार्ता चल रही है लेकिन कोई भी यहाँ पे कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा है। और इसी के कारण अब सूडान ने भी इस बांध पर अपनी आपत्ति दर्ज कराना प्रारंभ कर दिया। वहीं इथियोपिया का मानना है कि उसे बांध में जल एकत्रित करने के लिए मिस्र की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। वहीं मिस्र का कहना है कि चूंकि भाई वो अगर इथियोपिया पहले ही पानी रोक देगा तो हमारे
तक तो पानी पहुंचेगा ही नहीं। इसी स्थिति में, तनावपूर्ण स्थिति में 1 मई को मिस्र ने क्या किया, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ध्यान दीजिए, जो है कि सिक्योरिटी काउंसिल को एक पत्र लिखा और बांध के निर्माण से मिस्र के जो लोगों को, नागरिकों को दिक्कत हो सकती है, अर्थात उनकी जो खाद्य और जो है कि जल सुरक्षा क्राइसिस क्रिएट हो सकती है, इस पर लेकर उसने आपत्ति दर्ज की। और इसने ये भी कहा कि यह बांध का निर्माण अगर नहीं रोका गया तो इससे 2 देशों के बीच सशस्त्र संघर्ष भी हो सकता है, अर्थात जल को लेकर युद्ध भी हो सकता है। यह मिस्र ने यह बात कही और यह ज़्यादा पुरानी बात नहीं, 1 मई को। बढ़ते विवाद के बीच अब क्या है, यूएसए एक प्लेयर के रूप में आया और उसने क्या कहा है कि हम मध्यस्थता करवाएंगे, और उसने कहा है कि हम उसके लिए कदम बढ़ा रहे हैं। वर्ष 2020 के अंत में इथियोपिया और मिस्र नील नदी पर निर्मित हो रहे इस परियोजना को लेकर वाशिंगटन डीसी में बातचीत शुरू करने जा रहा है। हालांकि यह जो बातचीत है वो किस कंक्लूजन पे पहुंचेगी आने वाला समय बताएगा, लेकिन समीक्षकों का मानना है कि इन 2 देशों ने यह गलती कर रहे हैं, इन्हें बैठकर मिलजुल कर आपस में बातचीत के माध्यम से इस मामले का समाधान करना चाहिए और किसी भी बाहरी हस्तक्षेप से बचना चाहिए। उनका कहना है कि आप क्या कर सकते हो, नील नदी बेसिन प्राधिकरण बना सकते हो या नील नदी आयोग बना सकते हो, जो सभी देशों को, जहां जहां पे इस नील नदी बेसिन का विस्तार है, सभी देशों की भागीदारी हो, मिलजुल कर इस चीज को, विवाद का निपटारा किया जा सकता है। आने वाले समय में देखा जाएगा कि आखिर ऐसा कुछ हो पाता है कि नहीं हो पाता है। लेकिन अभी एक चीज क्लियर हो गई, जो ग्रैंड रेनेसा डैम है यह आने वाले समय में युद्ध का भी कारण बन सकता है। इथियोपिया के अपने तर्क हैं, मिस्र के अपने तर्क हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो आधुनिक समय में, हाल के वर्षों में जल को लेकर होने वाला ये सबसे भीषण संघर्ष हो सकता है, क्योंकि दोनों देशों के लिए ये जल क्या है, काफी महत्वपूर्ण है। मैंने आपको सहारा मरुस्थल और वहां के देशों का इसीलिए परिचय आपको करवा दिया ताकि आप उनकी भी गंभीरता को समझ सकें। अब तीसरा हमारा जो दूसरा टॉपिक है वह है मैंगा एक्स ट्रॉपिकल साइक्लोन। आप देखिए, सबसे पहले एक शब्द समझिए, वह है साइक्लोन। साइक्लोन को हिंदी में बोलते हैं चक्रवात। चक्रवात से तात्पर्य हवाओं की चक्रीय गति से होता है। मैं बहुत व्यवहारिक तरीके से समझाऊं तो आपने गर्मी के समय देखा होगा कि जो बाउंडर होते हैं, जो बाउंडर क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कई गर्मी का समय है, हवाएं नहीं चल रही, लेकिन कोई फील्ड खाली पड़ा है और उसके बीच में देखते हैं जैसे शक्तिमान उड़ता था, या मतलब सीरियल में उड़ता है, ठीक उसी तरह हवाएं भी गोल गोल सर्किट करके ऊपर की ओर उड़ती हैं। तो आपसे मना किया जाता है कि आप उसमें मत जाइएगा, नहीं तो क्या होगा, आपको भूत है उठा ले जाएगा, ऐसी चीजें आपने सुनी होंगी। ठीक इसी प्रकार की ये जो चक्री हवाएं होती हैं, जो कि समुद्र में उत्पन्न होती हैं और जिनका बहुत व्यापक विनाशकारी सिद्ध होती हैं, ऐसी हवाओं को बोला जाता है चक्रवात। जैसा कि अभी हमने देखा अम्फन चक्रवात जो है कि आया, उसने पश्चिम बंगाल में भारी तबाही मचाई है और उसी के वजह से असम में जो है कि बाढ़ भी आई है। तो कुल मिला चक्रवात से तात्पर्य ऐसी हवाएं से है जब हवाएं चक्रीय क्रम में चलती रहें। हवाओं का चक्रीय क्रम में चलना एक ऐसी कंडीशन है जो कभी कभी क्रिएट होती है। सामान्यतः हवाएं क्या होती, पूरब पश्चिम, पश्चिम से पूरब, उत्तर दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, ऐसे चलती हैं, अर्थात सीधे डायरेक्शन में लगभग चलती हैं। लेकिन चक्रीय क्रम में जब ये चलती हैं तो काफी विनाश का कारण बनती हैं। ऐसे ही विनाशी परिस्थिति को, ऐसी ही रेयर कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, चक्रवात के नाम से जानते हैं। चक्रवात का विकास किसी स्थान पर निम्न वायु दाब का विकास होने पर और उस निम्न वायु दाब को भरने के लिए चारों तरफ से केंद्र की ओर हवाओं के चलने के कारण होता है। ये देखिए परिभाषा था, मैं इसको व्यवहारिक रूप में समझाता हूँ। ये देखिए यह जो एक क्षेत्र है आपको जो मैं रेड कर रहा हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ एल। अब देखिए होता क्या है कि मैं इसको एक एग्जाम्पल से देके समझाता हूँ कि यह जो पॉइंट है, इस पॉइंट का मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ जाए, तो जब किसी स्थान का टेम्परेचर बढ़ेगा तो वहां पर क्या होगा, टेम्परेचर का बढ़ना मतलब गर्मी बढ़ना। तो जब गर्म होगा तो वहां की हवाएं भी क्या हो जाएंगी, गर्म हो जाएंगी, और गर्म होकर हवा क्या होगी, ऊपर की ओर उठती है, और ऊपर की ओर जब उठेगी तो सतह पर यह जो हवा है, यहाँ पर सतह पर क्या हो गया, यह हवा की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब सतह पर हवा की मात्रा कम हो जाएगी तो इसी को बोलते हैं निम्न वायुदाब या लो प्रेशर का क्रिएट होना। फिर से इस चीज़ को समझिए, ये देखिए यहाँ पर किसी कारण से इसका टेम्परेचर बढ़ जाए, तो टेम्परेचर बढ़ने से यहाँ पर जो हवाएं हैं वो भी गर्म हो जाएंगी। हवाएं गर्म होकर हल्की होती हैं, ऊपर की ओर उठती हैं। तो जब यहाँ से हवा ऊपर की ओर उठ गई तो
इस सतह पर हवा की मात्रा क्या रह गई, कम रह गई। इसी के कारण तो क्या बोलते हैं, इसको लो प्रेशर बोलते हैं। एक आसान सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आप किचन में खड़े हैं और किचन में क्या करिए, आप गैस जला दीजिए, उसके ऊपर तवा रखिए। तो देखिए तवा के पास में जो हवा होगी वो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, और गर्म होकर वहां से क्या हो जाएगी, हट जाएगी। जब गर्म होकर हवा वहां से हट जाएगी तो वहां पर क्या हो गया, लो प्रेशर। यही कारण है कि आपने देखा होगा कि गर्मी में ही आखिरी जो बाउंडर आप देखते हैं, जो मैंने एग्जांपल दिया आपको कि हवाएं गोल गोल घूमती हैं, गर्मी में क्यों होते हैं। होता क्या है कि किसी स्थान पर एकदम बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी, वहां से हवाएं भी गर्म होकर ऊपर उठ गई। हवा जब गर्म होकर ऊपर उठ गई तो हवा की मात्रा वहां पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि हवा तो क्या हो गई, ऊपर उठ गई। अब वह जो हवा कम हुई है जहां पर, उसी को बोलते हैं निम्न वायुदाब। और निम्न वायुदाब को भरने के लिए हवाएं क्या होती हैं, चक्रीय क्रम में चलती हैं। ये देखिए इसी तरह से को भरने के लिए चल रही हैं, और ये कहां पे आ रही हैं, इस निम्न वायुदाब को भरने के लिए आती हैं। और जब ये हवाएं आएंगे तेजी से टकराएंगे, और तेजी से टकरा कर क्या हो जाएंगे, बिखर जाएंगे, तो इसी को बोला जाता है चक्रवात बोला जाता है। आप ये देखिए, आपको एक चीज और समझ में आ जाएगा। ये देखिए यह एक दिखाई दे रहा है आंख। आंख का मतलब वह भाग होता है जहां पर एकदम लो प्रेशर है, और जिसको भरने के लिए हवाएं चारों तरफ से आ रही हैं, लेकिन इसको भर नहीं पा रही। यह इसको भर पाती, इससे पहले ये हवाएं एक दूसरे से टकरा कर क्या हो रही हैं, ऊपर उठ जा रहे हैं। इसको एक और एग्जांपल से समझाता हूं, हवाएं ऊपर कैसे उठेंगे। मान लीजिए आप क्या करिए, एक सर्कल बनाइए, और सर्कल के जो है कि चारों तरफ गोल गोल आप सब 10-20 लोग खड़े हो जाइए, और सभी लोगों को कहना यह है कि सभी लोग वहां उस सर्कल के बीच में कोई एक पॉइंट है, एक सामान रखा हुआ है, उसको लेने के लिए एक सेम स्पीड से दौड़ेंगे। जब सेम स्पीड से उस पॉइंट को, या मान लीजिए उस पॉइंट के बीच में पेन रखा है, कॉइन्स रखा है, या 100 रुपए 200 500 रुपए का नोट रखा है, उसको आप जब उसको उठाने के लिए सभी लोग एक साथ पहुंचेंगे तो क्या होगा, सभी लोग एक दूसरे से टकरा जाएंगे, और टकरा कर क्या हो जाएंगे, छटक जाएंगे। तो जैसे आप लोग टकरा के अलग हो सकते हैं, ठीक यही प्रक्रिया हवाओं में होती है। और इससे क्या होता है कि यहां पर निम्न वायुदाब बना रहता है। इसको भरने के लिए चारों तरफ से हवाएं आती हैं, टकरा कर ऊपर उठ जाती हैं, और बीच में यह जो निम्न वायुदाब है यह भर नहीं पाता, और इसी के वजह से क्या होता है कि यहां पर यह चक्रवात की कंडीशन बनी रहती है। चक्रवात के केंद्र को चक्रवात की आंख कहते हैं। देखिए आईजी में लिखा, जिसके सहारे हवाएं ऊपर उठती हैं। जैसे कि मैंने बताया, अब ये मान लीजिए यहां पर यह जो पॉइंट है, ये जो आंख है, यहां पर चारों ओर से हवाएं आ रही हैं, और टकरा कर क्या कर रही हैं, ऊपर उठ रही हैं। तो क्या होगा, हवाएं तो टकरा कर ऊपर उठेंगी, और जो हवाएं टकरा कर ऊपर उठती हैं, तो यह हवाएं जहां से उठ रही हैं वो कौन सा है, समुद्री भाग है। और समुद्री भाग से हवाएं जब गर्म होकर ऊपर उठ रही हैं, तो इन्हीं समुद्री हवाओं में क्या आर्द्रता है, नमी है। और यही जो आर्द्रता और नमी जब ऊपर जाता है तो क्या है, आर्द्रता और नमी के साथ क्या है, तापमान भी गया है, ऊष्मा भी गया है। और यही ऊष्मा क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि जब हवाएं ऊपर जाकर ठंडी होती हैं, तो इसी को प्रक्रिया को बोलते हैं संघनन। और इसी संघनन की प्रक्रिया से क्या होता है कि वर्षा की बूंदें बनती हैं, और वर्षा की बूंदें जब जल पृथ्वी पर गिरती हैं तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, आप रेनफॉल बोलते हैं। फिर से समझिए कि जो यह हवा गर्म होकर ऊपर उठी, इसके अंदर क्या है, ऊष्मा है। और यह ऊष्मा किसमें, हवाओं के माध्यम से ऊपर जा रही। ऊपर जाकर क्या होता है कि जब जल की बूंदें निर्मित होती है तो इसी को बोलते हैं संघनन। तो ध्यान दीजिए, हवा के माध्यम से जो पानी ऊपर गया है, जब बूंद के रूपों में निर्मित हो रहा होता है तो इसको संघनन बोलते हैं। लेकिन जब बूंद बन रहे होते हैं तो हवा के बीच जो ऊष्मा फंसकर गई थी वह क्या होती है, ऊपर निकलती है। और जब ऊपर की ओर निकलती है ऊष्मा, तो ऊपर भी वहां पर टेम्परेचर बढ़ता रहता है, और इसके वजह से क्या होता है, चक्रवात लंबे समय तक एग्जिस्ट कर पाता है। और इसी को बोलते हैं चक्रवात का बने रहना। देखिए चक्रवात क्या है कि जैसे कि मैंने बताया कि चक्रवात की वजह से क्या होता है कि यह एक हवा है जो ऊपर उठ रही है, इसके वजह से पूरा एटमॉस्फेरिक जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। इसी के कारण इसको एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस के अंतर्गत शामिल किया जाता है। चक्रवातों का अगर पैटर्न देखें तो यह गोलाकार, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बीच में लो प्रेशर, चारों तरफ हाई प्रेशर है, तो यह गोलाकार हो सकता है, अंडाकार भी आकार का हो सकता है। और जैसा कि मैंने बताया कि केंद्र में हमेशा निम्न वायुदाब रहेगा,
रहेगा और उसके चारों तरफ क्या रहेगा, उच्च वायु दाब रहेगा और इसी उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर हवाएं चलती हैं और ये टकराकर ऊपर उठती हैं। जब उठने वाली ये हवाएं समुद्र से उठती हैं तो इनके साथ बहुत बड़ी मात्रा में नमी जा रही होती है और नमी जो जा रही होती है, यह नमी क्या है, इसमें तापमान भी जा रहा है, गर्मी भी तो ऊपर जा रही है। और जब यह आर्द्र पौने हवाएं ऊपर पहुंचकर संघनित होती हैं तो संघनित होने के लिए जल का बूंदों का जब निर्माण होता है तो बूंदों के निर्माण के साथ जो हवा में गर्मी है वह बाहर निकलती है और जब बाहर निकलती है तो इसी गर्मी की वजह से यह जो चक्रवात है यह टिक पाता है, अन्यथा क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा स्थलीय भागों में जब चक्रवात पहुंचते हैं तो ये समाप्त होने लगते हैं। क्यों समाप्त होने लगते हैं? क्योंकि इनको जब स्थलीय भागों पे समुद्र की तरह तो क्या है, पानी नहीं है। जब समुद्र की तरह पानी नहीं है तो क्या होगा, इनको आर्द्र पौने ऊपर नहीं जा पाएंगे और जब आर्द्र पौने ऊपर नहीं जाएंगे तो यह हवा के माध्यम से, आर्द्र पौनों के माध्यम से जो ऊष्मा जा रही थी, जो संघनन हो रहा था और संघनन से जो ऊष्मा निकल रही थी यह नहीं निकल पाएगी और इस तरह से चक्रवात की ऊर्जा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। हालांकि देखिए वीडियो बहुत अजीब हो सकता है, इसलिए अजीब हो सकता है क्योंकि यह पूरा जो टॉपिक है ये क्लास में समझाने में बड़ी मुश्किल से समझ में आता है, लेकिन अगर थोड़ा भी आपने साइक्लोन पढ़ा होगा तो आपको ये पूरा समझ में आ रहा है। कुल मिलाकर हमने ये समझा कि ये जो चक्रवात हैं ये क्या होते हैं। इन चक्रवातों की जो गति होती है 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा और कई बार इनकी गति जो है कि 225 किलोमीटर प्रति घंटा तक देखी जाती है। ये जो चक्रवात जो कि 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच विकसित होते हैं, इनको बोला जाता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, इंग्लिश में बोला जाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन। और ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए जरूरी है कि सागरीय जल का तापमान 27 डिग्री अर्थात 27 डिग्री से ज़्यादा हो और जिससे गर्म हवाएं ऊपर उठ पाएं, ऊपर उठकर संघनन हो और संघनन से गुप्त ऊष्मा क्रिएट हो, तब ये क्या होता है, चक्रवात विकसित हो पाता है। अभी देखिए क्या हुआ है, 24 और 25 मई को ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग पर इसी प्रकार का एक चक्रवात जिसका नाम था मैंगा टकराया था। अब देख लीजिए यह ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया का यह जो भाग है यह पश्चिमी भाग है, यहीं पर क्या हुआ था, यह चक्रवात टकराया था। इसको थोड़ा सा मैं फिर से मैप से बताऊंगा। इसकी जो उत्पत्ति हुई थी वह हुई थी कोको आइलैंड के समीप हुई थी और इसने दक्षिण की ओर बढ़ते हुए पर्थ और उसके बाद ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट तक यह अपने आप को पहुंचाया था। फिर से मैं आपको दिखा देता हूं। इसकी देखिए जो उत्पत्ति हुई थी, यह उत्पत्ति, इसको एक बार ऐसे करने दीजिए, ये देखिए। अब ये देखिए आपको उत्तर की ओर मैं अभी यह दिखाऊंगा कोको आइलैंड है और उसके बाद इधर से बढ़ता हुआ, इधर से टकराता हुआ यहाँ पर टकराया और फिर क्या हुआ, ये दक्षिण की ओर बढ़ गया था। और इसकी जो उत्पत्ति हुई थी वह हुई थी कोको आइलैंड। और कोको आइलैंड को मैं आपको दिखा दूं, यह जो पॉइंट है ये रहा कोको आइलैंड और यहाँ से यह दक्षिण की ओर आकर क्या हुआ था, इससे ऑस्ट्रेलिया से टकराया था। और यह जो साइक्लोन आप अगर ये लोकेशन देखें, यह वाली लोकेशन तो कहाँ पे है, यह इंडोनेशिया के पास वाले क्षेत्र में ही रहा। इंडोनेशिया इसके समीप ही यह है कोको आइलैंड, यहीं पे इसकी उत्पत्ति हुई थी। अर्थात यहाँ पर लो प्रेशर बना था। इसी लो प्रेशर, जैसे मैंने बताया, बाउंडर वाली हवाएं घूमते हुए आगे बढ़ती हैं, यहाँ से आगे घूमते हुए यह इधर की ओर बढ़ा था और आगे बढ़कर ये क्या हुआ था, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से टकराया था। और इसने टकरा कर क्या हुआ था, भारी तबाही वहाँ पर पहुँचाया है। काफ़ी बड़ी मात्रा में वहाँ पर नुकसान हुआ है तटीय क्षेत्रों में। हालांकि वहाँ से लोगों को पहले ही हटा दिया गया था, इसलिए जन की हानि तो नहीं हुई लेकिन धन की हानि काफ़ी हुई है। इसमें जो हवाओं की गति थी वह 50 से लेकर 120 किलोमीटर प्रति घंटा थी। हालांकि यह जो गति है हमारे इंडिया के संदर्भ में देखें तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इन्होंने यह जो ऑस्ट्रेलिया ने जो चक्रवात का वर्गीकरण कर रखा है उनके अनुसार यह जो सबसे निम्न गति के चक्रवात की श्रेणी में यह आता है। अब देखिए कैसे निम्न गति के चक्रवात की श्रेणी में आता है। इसको मैं आपको एक जो है कि बताता हूँ। इनकी जो कैटेगरी 1 है वह कैटेगरी मैं आपको PDF दे दूंगा, आप इसको बस अभी समझ लीजिए। इनकी कैटेगरी जो 1 होती है, जिसका इस श्रेणी का यह साइक्लोन था, उसमें हवाओं की गति 91 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 125 किलोमीटर प्रति घंटा तक जब हवा की गति होती है उसको कैटेगरी 1 में रखा जाता है। वहीं कैटेगरी 2 में वह चक्रवात आते हैं जिनकी गति 126 किलोमीटर प्रति
प्रति घंटा से लेकर 166 किलोमीटर पर आवर की होती है, अर्थात प्रति घंटा 166 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है। वहीं कैटेगरी 3 में 167 किलोमीटर प्रति घंटा अर्थात 167 किलोमीटर पर आवर से लेकर 225 किलोमीटर पर आवर तक होती है। फोर्थ का जो कैटेगरी होती है उसमें 226 से लेकर 280 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड की हवा है उसको रखा जाता है। और 5 कैटेगरी जो है उसमें तब आता है कोई साइक्लोन जब 280 किलोमीटर प्रति घंटा से प्लस उसकी हवाएं हो जाती हैं। यह इंडेक्स मैं आपको पीडीएफ में दूंगा, आप चिंता मत करिएगा। अब देखिए क्या हुआ है कि यह जो आया था तो कैटेगरी 1 का, लेकिन इससे क्या हुआ, काफी तबाही मचा है। तो लोग कह रहे हैं ये ग्लोबल वार्मिंग या किसी अन्य चीज का नतीजा है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में सामान्यतः अप्रैल के अंत तक और कुछ ही चक्रवात कभी कभी मई के प्रारंभ में बनते हैं, और यह जो चक्रवात बना है ये भी अपवाद स्वरूप क्या हुआ, मई में बना है। और यह जो चक्रवात था यह क्या था, उष्णकटिबंधीय चक्रवात से कुछ अलग था, और वह इस वजह से अलग था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी भाग में, जो मैंने इसकी लोकेशन दिखाया इसको आप देखिए, यह देखिए जैसे हम कहते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये रहा आपका मकर रेखा। और ये देखिए अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लैटिट्यूड नहीं दिखाया गया है, लेकिन अब देखिए जैसे हम जानते हैं कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा, या फिर हम कहें 0 से लेकर 30 डिग्री के बीच की जो साइक्लोन होते हैं वो उष्णकटिबंधीय होते हैं। तो हुआ तो उत्पन्न यहाँ पर था, कोको आइलैंड से बढ़ते हुए यहाँ तक आया था, लेकिन क्या हुआ था, यह जब आया तो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग तक पहुंचा, अर्थात यहां तक पहुंचा। तो यह जो साइक्लोन का रेंज है यह उष्णकटिबंधीय साइक्लोन के रेंज के अंतर्गत नहीं होता। तो इसलिए इसको जो है कि नाम दिया गया है वह दिया गया है एक्स ट्रॉपिकल साइक्लोन। ध्यान दीजिएगा, यह इसको क्या नाम दिया गया, एक्स ट्रॉपिकल साइक्लोन। और इसको और अगर हम क्लियर करें तो इसका इस पूरा जो नाम होता है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन से तात्पर्य उस साइक्लोन से होता है जो कि ट्रॉपिकल साइक्लोन से बाहर के एरिया में होता है, और जिसकी प्रकृति क्या होती है, ट्रॉपिकल साइक्लोन से थोड़ी अलग होती है। ध्यान दीजिए, मैंने कहा कि इसकी उत्पत्ति कहां हुई थी, कोको आइलैंड के पास हुआ था, और यह जो है कि कोको आइलैंड की जो लोकेशन देखेंगे वो ट्रॉपिकल एरिया में, लेकिन इसका जो प्रभाव दिखाई दिया वह कहां दिखाई दिया, ऑस्ट्रेलिया में। और वह जो एरिया आता है वह उष्णकटिबंध से थोड़ा बाहर की ओर आता है, इसी के कारण इसको नाम दिया गया है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन या एक्स ट्रॉपिकल साइक्लोन, इसका नाम दिया गया है। और जो एक्स ट्रॉपिकल साइक्लोन है इनको मिड लैटिट्यूड साइक्लोन के नाम से भी जाना जाता है। और मिड लैटिट्यूड साइक्लोन का मतलब उस साइक्लोन से होता है जिसका प्रसार 30 डिग्री टू लेकर 60 डिग्री अक्षांश के बीच तक होता है, अर्थात 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री अक्षांश के बीच। ये सब करेक्ट होकर मिलेगा, जो आपको यहाँ पर एक गलती दिखाई दे रहा होगा, गलत लिख गया है, मैं आपको सही करवा के दूंगा। तो कुल मिलाकर जो एक्स ट्रॉपिकल साइक्लोन या जिनको मिड लैटिट्यूड साइक्लोन बोलते हैं उनकी वो क्या होते हैं जो 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री के बीच में क्रिएट हो रहा है। चूंकि हवाओं की जो उत्पत्ति सबसे पहले हुई थी वह कहाँ पे हुई थी, आपके इंडोनेशिया के समीप कोको आइलैंड पे हुई थी, और इसी के कारण इसको क्या नाम दिया, जो नाम दिया गया है वह किसके द्वारा दिया गया, इंडोनेशिया के द्वारा दिया गया है। तो देखिए अब जैसा कि मैंने बताया कि ट्रॉपिकल एक्स जो एक्स ट्रॉपिकल जो ये साइक्लोन है इनकी प्रकृति क्या होती है, थोड़ी सी स्वाभाविक है, अलग होगी किससे, ट्रॉपिकल साइक्लोन से। और यह जो प्रकृति है ये इस मायने में अलग होती है कि कई बार क्या होती है, इनके अंदर विशेषताएं ट्रॉपिकल साइक्लोन के साथ साथ शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों के भी आ जाते हैं, अर्थात जो मिड लैटिट्यूड साइक्लोन है उसके भी आ जाते हैं। सामान्यतः देखिए हम जब कहते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जैसे कि अभी हमारे बंगाल की खाड़ी में आया था, तो इसकी प्रकृति क्या है, जब गर्मी पड़ना प्रारंभ हो रही है और जब समुद्र का जल गर्म हो रहा है तो उसके कारण यहां पर भी यही हुआ है, लेकिन इसकी प्रकृति, इसकी हवाओं की गति, इसमें वर्षा की मात्रा और साथ ही साथ इसके समाप्त होने, इसके टकराकर बिखरने, और सबसे बड़ी बात इसका जो डायरेक्शन है वह थोड़ा सा अलग हो गया था, और इसी कारण इसको एक्स ट्रॉपिकल साइक्लोन नाम दिया गया था। यह जो इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी के समीप का क्षेत्र है, यहाँ पर क्या होता है, जो साइक्लोन आता है उसका नामकरण कुछ अलग किया जाता है। मैं आपको एक बार मैप दिखा देता हूँ, चीज़ों को आपको समझना आसान हो जाएगा। ये देखिए, ये रहा आपका इंडोनेशिया क्षेत्र,
ये रहा पापुआ न्यू गिनी क्षेत्र, और ये देखिए आपका ये रहा कोको आइलैंड का क्षेत्र, और यहीं से ये साइक्लोन क्या हुआ था, इधर की ओर बढ़ा था। तो देखिए है क्या कि यह जो साइक्लोन जैसा कि मैंने बताया इंडोनेशिया के पास क्रिएट हुआ था, तो यहाँ पर 3 संगठन है, ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ मेट्रोलॉजी, ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर जकार्ता अर्थात इंडोनेशिया, और ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर पोर्ट मोर्सेबे अर्थात पापुआ न्यू गिनी। ये 3 यहाँ प्रमुख सेंटर हैं जो कि क्या करते हैं, साइक्लोन के लिए वार्निंग शेयर करते हैं। इस चक्रवात की उत्पत्ति चूंकि इंडोनेशिया के समीप वाले क्षेत्रों में हुई थी, और इसी के कारण इसको नाम दिया था ट्रॉपिकल साइक्लोन मैंगा नाम दिया गया था, जो कि बना है मैंगो से, अर्थात मैंगो जो आम खाते हैं उसी से मिलता जो यह मैंगो को ही वहाँ पर मैंगा के नाम से जाना जाता है, और इस समय मैंगो का फल आया हुआ है, इसके कारण इन्होंने इसका नाम दिया मैंगा। तो कुल मिलाकर इसका जो प्रसार क्षेत्र है वह क्या था, इसका प्रसार क्षेत्र वह था इंडोनेशिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया। चूंकि इसका जो डायरेक्शन था वह सीधे जाकर ऑस्ट्रेलिया से टकराया, तो ऑस्ट्रेलिया में इसका क्या हुआ, विनाश ज़्यादा हुआ है, और यही था आपका मैंगा एक्स ट्रॉपिकल साइक्लोन। एक्स ट्रॉपिकल साइक्लोन से तात्पर्य फिर से समझ लिए उस साइक्लोन से है जिसमें ट्रॉपिकल साइक्लोन के बाद जो मिड लेटीट्यूड साइक्लोन है उनकी भी विशेषताएं आ जाएं या उनके भी क्षेत्र शामिल हो जाएं, ट्रॉपिकल एरिया से बाहर जाकर अपना प्रसार, अपनी प्रकृति चेंज करके जो साइक्लोन प्रेजेंट करते हैं अपने आप को, उनको एक्स ट्रॉपिकल साइक्लोन के नाम से जानते हैं, जो कि अभी हिट किया है कहाँ पे, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।